तो मैं इनको जो बता रहा हूँ उनको डिमांड सप्लाई के साथ ही देखना है और इंडिविजुअली नहीं देखना है। ठीक है? और आप जो मैं बताने वाला हूँ, उनके अलावा जो और भी कैंडलस्टिक पैटर्न जानते होंगे, उनको भी उसी तरह से ही यूज़ करना है, जो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेशन बताऊँगा। उनको भी ठीक उसी तरह से ही करना है। कुछ नेम अलग से हैं, बुलिश, हरामी, कुछ लगेगा आपको अजीब-सा, बस इनके यही नेम हैं। ये हरामी बुलिश एंगल्फिंग, इनसे लॉस भी हुआ है आपका, ठीक है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, मोहित। यस, हरामी मीन्स प्रेग्नेंट इन जापानीज़। हाँ, राजेश बिल्कुल। वही बोलते हैं जैसे कई पैटर्न होते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी करके आपने पैटर्न सुना होगा। अब होते हैं तो क्या करें बना दिए हैं। बहुत सारे तरह के पैटर्न्स होते हैं। ओके, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। पहले इन चारों को देखते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। ठीक है? इन चारों को देखेंगे, इनके बारे में सीखेंगे और फिर बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे या बाकी के पैटर्न्स देखेंगे। बुलिश जितने भी हैं, चाहे वो एंगल्फिंग है या हरामी है, उसको हम डिमांड ज़ोन के साथ ही देखते हैं, डिमांड ज़ोन के साथ या एक अप मूव के लिए ही देखते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड है। पहले इनके रूल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ। फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड एंड सेकंड कैंडल should be green. फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए एंड सेकंड कैंडल ग्रीन। ये पहला रूल है बुलिश हरामी के लिए, जो कि प्राइस में अपमूव सिग्निफाई करता है। जो कि प्राइस में अपमूव सिग्निफाई करता है कि यहाँ से कोई भी स्टॉक है ऊपर जाएगा यदि इस तरह का फॉर्मेशन है तो। ओके, अब इसके लिए कुछ रूल होते हैं। उन रूल्स को मैं यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। सेकंड कैंडल बॉडी should be within the range of first candle body and wick should be
within the range of wick. बॉडी की रेंज के अंदर होनी चाहिए एंड विक की रेंज के अंदर होनी चाहिए. ये हमें देखना किस तरह से. ये बॉडी की रेंज है फर्स्ट कैनल की. सेकंड कैनल की बॉडी इसी के अंदर ही हो. ऐसा नहीं कि सेकंड कैनल की बॉडी कुछ इस तरह से हो जाए यहाँ पे. ऐसे नहीं होनी चाहिए. ये कंप्लीटली इसी के रेंज के अंदर ही होनी चाहिए. और विक की रेंज के अंदर ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि विक के बाहर चली जाए, लाइक ये इस तरह से हो जाए. हाँ, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत माइनर सा है तो चलेगा, बट ऐसे नहीं कि ये वाली रेंज को हम एक बुलिश हरामी पैटर्न बोल. नहीं, इसी के अंदर ही होनी चाहिए. यहां तक चलेगा, इस वाले पॉइंट तक. जो मेरे पास फर्स्ट कैनल की विक है, फर्स्ट कैनल की रेंज, उसको ब्रेक नहीं करे. इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए. और यहाँ पर फर्स्ट कैनल एक्साइटिंग ही होगी. सेकंड कैनल बेस हो सकती है. सेकंड कैनल बेस हो सकती है, बट फर्स्ट कैनल जो है वो एक्साइटिंग ही होगी. और दोनों कैनल्स का कलर भी अपोजिट ही होगा. दोनों कैनल्स का कलर भी अपोजिट ही होगा. सेकंड कैनल की बॉडी फर्स्ट कैनल की बॉडी के अंदर एंड सेकंड कैनल की विक फर्स्ट कैनल की विक के अंदर होनी चाहिए. इसके बाद ऐसा कोई भी फॉर्मेशन बने तो ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर जाएगी. उसके पीछे कहानी ये है कि रेड कैंडल के बाद, रेड एक्साइटिंग कैंडल के बाद, मतलब जो सेलिंग थी उसको एक बाइंग ने होल्ड कर लिया. और कुछ भी नहीं है. एक सेलिंग थी, उसको एक बाइंग ने होल्ड कर लिया. अब बात करते हैं बियरिश हरामी की. जस्ट अपोजिट होगा कैंडल्स का कलर, जस्ट अपोजिट. First candle should be green and second candle should be red. First candle should be green and second candle should be red. क्योंकि हम बियरिश की बात कर रहे हैं. बुलिश में सेकंड कैंडल ग्रीन होगी, बियरिश में सेकंड कैंडल रेड होगी. रूल वही है. एक इनकी रेंज को लेकर जो रूल है कि सेकंड कैंडल की बॉडी, सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर हो, और सेकंड कैंडल की विक जो है वो भी फर्स्ट कैंडल की विक के अंदर ही हो. रूल यही कहता है. बॉडी की रेंज के अंदर, विक की रेंज के अंदर. इस तरह का फॉर्मेशन बियरिश डाउन मूव को सिग्निफाई करता है. बियरिश हरामी जो होता है वो डाउन मूव को सिग्निफाई करता है. कि यहां से स्टॉक में डाउन मूव आने वाला है. ओके, इधर ये जो रूल है इसको फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन and second candle should be red. इस तरह से. ठीक है. अब इनको डिमांड सप्लाई के साथ यूज कैसे करते हैं. देखिए, इस ट्रेड स्कोर का, इस एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर का ऑलवेज बाद में पता चलेगा, हमारी एंट्री के बाद,
कि यदि प्राइस डिमांड जोन में आती है तो हमें बुलिश पैटर्न देखना है, सप्लाई जोन में आती है तो बेयरिश देखना है। ये देखने का मतलब कंपलसरी नहीं है, यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्राइस मेरे किसी डिमांड जोन में आती है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर ऑलवेज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को देते हैं। यदि स्टॉक किसी डिमांड जोन को अप्रोच करता है और डिमांड जोन में एंट्री देने के बाद बुलिश हरामी पैटर्न बने, तो फिर मैं उसे एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकता हूँ। हो सकता है कि उससे पहले ही बुलिश हरामी पैटर्न बनने से पहले ही मेरा टारगेट हिट हो जाए, वो अच्छी बात है। 1:2 का टारगेट हिट हो गया, वो एक अच्छी बात है। बट यदि ऐसा होता है कि बुलिश हरामी पैटर्न बन गया डिमांड जोन से रिएक्शन के टाइम पे, तो वो मेरे लिए एक और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर हो गया। हो सकता है उसका टारगेट जल्दी हो जाए। वहीं पे यदि सप्लाई जोन में एंट्री करने के बाद एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन में एंट्री करने के बाद यदि बेयरिश हरामी पैटर्न बनता है, तो फिर ये उस सप्लाई जोन के लिए एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर हो गया। बट ये भी होगा जब एंट्री मिलने के बाद ही पता चलेगा, एंट्री मिलने के बाद ही पता चलेगा इसका। इनको इस तरह से हम डिमांड सप्लाई के साथ यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग की। फर्स्ट और सेकंड कुछ इस तरह से, जहां पर बुलिश आ गया, बुलिश एंगल्फिंग, ये अपमूव को सिग्निफाई करेगा, सिग्निफाइज अपमूव। ठीक है। जहां तक कैंडल के कलर की बात है, वो सेम रहेगा, सेम मतलब बुलिश हरामी की तरह। फर्स्ट कैंडल should be red and second candle should be green. First candle red and second candle green. और यदि हम रेंज की बात करें, रेंज इसमें सेकंड कैंडल की ज्यादा होगी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को कंप्लीटली कवर कर रखा है। सेकंड कैंडल बॉडी should completely encompasses first candle body and wick should encompasses wick। बॉडी ने बॉडी को बिल्कुल कवर कर रखा है और विक ने विक को। एंगल्फ मतलब इसको एक तरह से कवर करना, ढकना ही होता है। ओके। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट बॉडी को कंप्लीटली, और विक ने सेकंड बॉडी ने बॉडी को और विक ने विक को। अब ये रेंज थोड़ा बहुत ऐसे हो सकती है कि इस तरह से हो, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ इस तरह से फॉर्मेशन हो कि विक ने विक को बिल्कुल क्रॉस कर दिया, बॉडी ने बॉडी को क्रॉस कर दिया, इस तरह से फॉर्मेशन हो, ये फिर कोई पैटर्न नहीं होगा। मतलब बॉडी बॉडी के अंदर हो, विक विक के अंदर हो, यही एक प्रॉपर फॉर्मेशन है। इस तरह से ये भी चलता है। यहां से भी प्राइस, ये भी प्राइस में एक अप मूव को सिग्निफाई करता है। यदि इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो यहां से अप मूव आने के चांसेस हैं।
बट हम एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर इसे डिमांड जोन के रिएक्शन के बाद ही देखेंगे कि स्टॉक यदि डिमांड जोन को अप्रोच करता है, यहां पर स्टॉक आया, इसने डिमांड जोन को अप्रोच किया, तो ही हम इसे देखेंगे। और बिना इस तरह के फॉर्मेशन के प्रॉपर डिमांड जोन है तो हमें ट्रेड करना ही है। यदि ऐसा मिल जाता है, ऐसा कोई फॉर्मेशन मिल जाता है, उसे जरूर हम एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकते हैं। अब बात करते हैं बियरिश एंगल की। यहाँ पर जो कैंडल्स के कलर को लेकर रूल है, फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन एंड सेकंड कैंडल शुड बी रेड। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए एंड सेकंड कैंडल रेड। ठीक है। और जो कैंडल की कलर को लेकर फॉर्मेशन है, कैंडल के फॉर्मेशन को लेकर जो रूल है वो ये रहेगा सेम, कि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को कंप्लीटली कवर कर रखा है, सेकंड कैंडल की बॉडी ने बॉडी को, विक ने विक को, तो ये कोई बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न होगा। बियरिश, जो कि यहाँ पे डाउन मूव को सिग्निफाई करेगा, सिग्निफाइज डाउन मूव। ठीक है। अब इस वाले फॉर्मेशन को भी हम सप्लाई जोन के साथ देखेंगे। मान के चलिए कि ये कोई सप्लाई जोन है, प्रॉपर एजुकेशन, कोई इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम नहीं, कोई लोकेशन नहीं, हमें मतलब है सिर्फ एजुकेशन टाइम फ्रेम से, कि प्राइस ने यदि एजुकेशन टाइम फ्रेम को अप्रोच किया और उसको अप्रोच करने के बाद अपना जो लोकेशन, ट्रेंड, एजुकेशन, ट्रेड स्कोर, अचीवमेंट, टॉप डाउन अप्रोच, सेक्टर सपोर्ट, ईएमए, क्रॉसओवर, ये सब कुछ जो देखते आ रहे हैं वो तो देखेंगे ही, बट उसमें एक और नई चीज ऐड हो जाती है, यदि ऐसा होता है तो और भी ठीक है। यदि सप्लाई जोन में एंट्री देने के बाद यदि कोई इस तरह का बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो उसे मैं एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकता हूँ। ओके। यहाँ पे ये जो चारों पैटर्न बताए हैं, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि जो बुलिश पैटर्न है उनमें सेकंड कैंडल रेड है, ग्रीन है, जो बुलिश पैटर्न है उनमें सेकंड कैंडल ग्रीन है, और जो बियरिश पैटर्न है उनमें सेकंड कैंडल रेड है। ठीक है। एक बार चार्ट पर प्रैक्टिस कर लें। ये कौन सा पैटर्न है? इन दोनों कैंडल्स ने मिलकर कौन सा पैटर्न बनाया है? हिरेन, उदय, रवि, ये बुलिश नहीं बियरिश पैटर्न है सबसे पहले तो। सेकंड कैंडल ग्रीन हो, रेड हो गई, मतलब ये बियरिश हो गया। और यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली इनकम्पास कर रखा है, कवर कर रखा है। ये देखिए, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली कवर कर रखा है, रेड कैंडल सेकंड है। बियरिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न, बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है?
सेम bearish engulfing, ओके। ये कौन सा पैटर्न है? ये कोई भी पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसमें विक की रेंज थोड़ी आउटर है, आउट हो चुकी है, बाहर की तरफ है। ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश हरा में, यस, क्योंकि ग्रीन रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है। ये कौन सा पैटर्न है? बियरिश हरा में, बियरिश एंगल्फिंग, यस। अब देखिए, इसमें यदि मैं ये मानूं कि इधर कोई सप्लाई जोन था, यहाँ सप्लाई जोन हो सकता है ना, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनना इस तरह के डाउनमूव के साथ। इस सप्लाई जोन में प्राइस पहुंची और उसके बाद यदि ये फॉर्मेशन हुआ है, अब ये मेरे काम का है। जब तक इंडिविजुअली बिना सप्लाई बिना डिमांड, देखिए पता तो मुझे बाद में ही चला, एंट्री मिलने के बाद ही पता चला, बट यही रूल है कि हो सकता है प्राइस थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से नीचे आ जाए, हो सकता है प्राइस जल्दी टारगेट दे दे। एंट्री तो जिस पॉइंट पर करते आ रहे हैं कि जैसे ही प्राइस ने प्रॉक्सिमल लाइन को टच किया, हमने एंट्री कर ली। एंट्री वही रहेगी, प्रॉक्सिमल लाइन को जस्ट टच किया, हमने एंट्री की, उसके लिए कोई रूल चेंज नहीं होगा। बस ये है कि हमें पता बाद में चल रहा है, थोड़ा सा बाद में। ये कौन सा पैटर्न है इन दोनों कैंडल्स का? कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि सेम कलर हो गया। ये कौन सा पैटर्न है? बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश एंगल्फिंग, एक तरह से बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग में सेकंड कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए और हरामी पैटर्न में फर्स्ट कैंडल। समझ में आ गया ये किस तरह से यूज करना है? ग्रेट। जैसे ये सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन के बाद ये एक फॉर्मेशन बना, मतलब एंट्री तो यहाँ पर ही मिल गई, बट ये एक और मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि एंट्री के थोड़े दिन बाद नीचे की तरफ होता तो कोई काम का नहीं था, बट उसी रेंज में एक बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बन गया इस तरह से। ओके, अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार जो है, ये थोड़ा और अच्छी तरह से वर्क करते हैं। वैसे तो बाकी के इनका सभी का जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 50-50% रहती है, बट मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार थोड़ा और अच्छी तरह से काम करता है। इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है।